सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े से होंगे, खैरियत से होंगे और पढ़ रहे होंगे। केमिस्ट्री 9th में जो है हमने फर्स्ट चैप्टर में जो है फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे और उसमें जो है आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा और जिसमें जो है हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में हम पढ़ेंगे। सही है। अच्छा, इस चैप्टर को काफ़ी जो है हम सीक्वेंस में हमने पढ़ा हुआ है। होप के जो है ये जो सेक्शन में आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें आपको जो है मसला ना हो। सही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सबसे पहले जो है यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला, मतलब ये मॉलिक्यूल के बारे में होगा। आपको क्लियर एंड कट जो है पिछले वाले लेक्चरों में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है मॉलिक्यूल और आयनिक कंपाउंड में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दो अलग जो है सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस है। आयनिक सब्सटेंसेस कुछ और है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस कुछ और है। तो जो है यहाँ पे हम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ ले तो सबसे पहले अपने जहन में ये बना ले कि ये मॉलिक्यूल्स के रिलेटेड है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पे ही होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला असल में जो है एक तरीका है, ठीक है, वे टू रिप्रेजेंट द नंबर एंड टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जो है कौन कौन से एटम में, किस तरह के एटम से, कितने एटम से, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है हम जो फार्मूला लिखते हैं उस फार्मूला को जो है उस मॉलिक्यूल का हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, जिस तरह सपोज जो है अब ये कंसिडर करो, मैं कहता हूँ वाटर। अब वाटर में कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, उसको जो है एक्सप्रेस करने के लिए हम यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो अब इस तरह कह सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला एक तरीका है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है और टाइप ऑफ एटम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एटम एंड टाइप्स ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल विद इन अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम है और कौन कौन से एटम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो फार्मूला हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। सही है, समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो है आपको मुख्तलिफ नंबर्स दिख रहे होंगे और मुख्तलिफ जो है अल्फ़ाबेट दिख रहे होंगे। जिस तरह ये H है, O है और यहाँ पे 2 है। ये जो हाइड्रोजन है, ये जो H है ये सिंबल है हाइड्रोजन का, और एक जो है ये O है, ये हमारे पास क्या है? सिंबल है ऑक्सीजन का। और ये 2 क्या है? क्या ये 2 जो है हाइड्रोजन का है या ये 2 ये ऑक्सीजन का है? ये 2 जो है जो सब्सक्रिप्ट में लिखा है इसको हम कहते हैं सब्सक्रिप्ट। ठीक है, जब ये 2 जो है जो सब्सक्रिप्ट में लिखा है ये असल में क्या है? ये हाइड्रोजन का है। इसका मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो डिफिनेशन में हमने क्या लिखा? हमने कहा कि जो है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। कितने एटम है? टोटल 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, कौन कौन से एटम है? टोटल 3 एटम है, 2 और 1 यहाँ पे, टोटल 3। कौन कौन से एटम है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ एटम को भी बता रहा है और जो है साथ साथ हमें ये भी बता रहा है कि जो है कितने टोटल एटम्स इस मॉलिक्यूल में शामिल है। तो इस मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमारे पास 2 हाइड्रोजन और जो है 1 ऑक्सीजन का होना लाजमी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको ये नज़र नहीं आ रहा होगा कि जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ किस तरह बॉन्ड है। ठीक है, और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता भी नहीं है। ये मॉलिक्यूलर हमें फार्मूला जो है हमें ये गाइड नहीं कर रहा कि मतलब जो है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ किस तरह कनेक्ट है। मॉलिक्यूलर फार्मूला का सिर्फ यही काम है कि आपको नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम्स उस जो है मॉलिक्यूल के अंदर जो है बता दे कि उसमें कितने एटम्स है और जो है कौन कौन से एटम्स उसमें शामिल हैं। अब इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। जब जो है इसका स्ट्रक्चर हम जो है बनाएंगे, सपोज जो है वाटर का अगर मैं स्ट्रक्चर बना दूँ तो वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह होगा। O है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है और साथ साथ जो है यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल इस तरह है। ठीक है, अब ये जो मैंने बनाया है इसको कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और स्ट्रक्चर जो है वाटर का इस तरह है, इसको हम क्या कहते हैं? ये है स्ट्रक्चर फार्मूला। तो ये जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ हमें ये गाइड करेगा कि वहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, और स्ट्रक्चर फार्मूला हमें ये भी बताएगा कि सपोज जो है मतलब एटम
हवा में या फिर जो है एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह ज्वाइन है, किस एंगल में ज्वाइन है, ये जो डिटेल प्रोवाइड करेगा वो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला है। सही यहाँ तक समझ में आया? जो है इसके अलावा हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक ख़ास जो है फार्मूला होता है, हर एक मॉलिक्यूल का अपने ख़ास फार्मूला है। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल के यहाँ पे मैं फार्मूला भी लिखूँगा, नाम भी लिखूँगा, साथ साथ जो है आप भी अपने लिए मेंशन करें, उसको लिख लें। जिस तरह जो है CO2 है, यहाँ पे जो है C कार्बन को शो कर रहा है और जो है O ऑक्सीजन को शो कर रहा है और ये 2 जो है किसका है, ऑक्सीजन का है। सपोज़ आपको ये लग रहा होगा कि ये 2 जो है ऑक्सीजन का भी है, कार्बन का भी है, नहीं। जो नंबर जो है जिस सिंबल के साथ जो है अटैच है, जिस सिंबल के पास लिखा है वो सिर्फ उसी का है। जिस तरह ये 2 जो है ऑक्सीजन के पास लिखा है तो ये सिर्फ ऑक्सीजन का होगा। ठीक है, ये सिर्फ ऑक्सीजन का है, तो मतलब ये है कि 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अब ये फार्मूला किसका है, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह जो है ऊपर जो हमने लिखा H2O, ये क्या है हमारे पास, इसमें 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, ये क्या है, ये फार्मूला है वाटर का। इसी तरह जो है हमारे पास है H2SO4, ये फार्मूला क्या है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। ठीक है, इसी तरह जो है HCl है हमारे पास, 1 हाइड्रोजन है 1 क्लोरीन है। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है 1 सल्फर है 4 ऑक्सीजन है, तो ये 2 सिर्फ इस हाइड्रोजन का है, ये 5 नहीं, ये S है। ठीक है, सल्फर है, और ये 4 जो है ऑक्सीजन का है, तो ये जो है इसको हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है। और जो है ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, इसी तरह जो है हमारे पास बहुत सारे इसी तरह के फार्मूला बन सकते हैं। जिस तरह जो है HNO3 है, ये क्या है, ये है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसी तरह C6H12O6, ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, समझ में आए? तो हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक ख़ास फार्मूला होगा जो कि हमें ये बताएगा कि उसमें कितने मतलब जो है एटम्स है और कौन कौन से एटम है। इसमें टोटल कितने एटम है, 6 यहाँ पे और 12 यहाँ पे। 12 + 6 होगा 18, और 18 पे अगर आप 6 प्लस करें क्या होगा, 24 एटम्स। टोटल इस एटम में या इस मॉलिक्यूल में 24 एटम्स हैं। कौन कौन से एटम है, इसमें ऑक्सीजन शामिल है, इसमें हाइड्रोजन शामिल है और इसमें कार्बन शामिल है। ठीक है, इसी तरह जो है इसमें टोटल 3 एटम्स हैं, 2 ऑक्सीजन है 1 हाइड्रोजन है। इसमें टोटल 3 एटम्स हैं, 1 ऑक्सीजन है 2 हाइड्रोजन है। इसमें टोटल जो है 4 यहाँ पे, 1 इधर 5 और 6 7, टोटल 7 है। तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास टोटल 7 एटम है, 2 हाइड्रोजन है 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। इसी तरह जो है इसमें 2 एटम है, 1 हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। ठीक है, तो जो है बेसिकली मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको ये गाइड करेगा कि उस एटम में, उस मॉलिक्यूल में कितने एटम है और कौन कौन से एटम्स शामिल है। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसके बाद जो है इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला का जब जो है हम रेशो निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। सपोज़ एक मॉलिक्यूल मैं आपके लिए लिखता हूँ, ये जो है मॉलिक्यूल है हमारे पास C6H12O6 का। ठीक है, ये एक फार्मूला है। इसमें कौन कौन से एटम है, कितने टाइप्स ऑफ एटम है, नंबर ऑफ एटम नहीं, टोटल नंबर ऑफ एटम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ ये बता रहा हूँ कौन कौन से एटम यहाँ पे शामिल है या कौन कौन से एलिमेंट शामिल है। एक हमारे पास कार्बन शामिल है, एक हाइड्रोजन शामिल है और इसके अलावा जो है क्या शामिल है, एक ऑक्सीजन शामिल है। ठीक है, रेशो की सूरत में लिखते हैं इसको, कार्बन है, इसके अलावा जो है रेशो का साइन लगाया मैंने, क्या है, हाइड्रोजन है, और इसके साथ जो है रेशो का साइन लगाया, क्या है, ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? क्या क्या, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है हमारे पास। ठीक है, अब जो है यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने जो है कार्बन है, यहाँ पे हुआ 6, तो रेशो हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, रेशो और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, 6 है। क्या जो है ये इसका रेशो हम निकाल सकते हैं, क्या ये एक ही टेबल पे कट सकता है? हाँ, हो सकता है। 6 1 6, तो ये 1 हुआ, और जो है 6 2 12, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हुआ, और ये दोबारा 6 1 6। इससे क्या सिंपल रेशो आ सकता है? नहीं आ सकता। ये फार्मूला किस चीज़ का था? ये फार्मूला था ग्लूकोज का। ठीक है, ये फार्मूला असल में क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है। ये क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है। तो जब इसका रेशो हमने निकाला इस तरह 1:2 1:1, तो कार्बन का रेशो क्या है, 1, हाइड्रोजन का रेशो क्या है, 2, और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, 1। ठीक है, तो क्या इस तरह हम लिख सकते हैं, इसके पास 1 और इसके पास 2 और इसके पास जो है ऑक्सीजन 1।
अब ये फार्मूला आ चुके, इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं? ये फार्मूला असल में जो है क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला है। इसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम्स जो है आपको बताएगा कि उस मॉलिक्यूल में कितने हैं। लेकिन जब उसी एटम्स का जो है हम रेशो निकालेंगे तो जो रेशो निकलेगा वो जो फार्मूला बनेगा उस रेशो से उस फार्मूला को हम कहते हैं क्या? एम्पेरिकल फार्मूला। तो अभी जो है ये फार्मूला क्या है? ये एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है, ये एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है। ये क्या है? एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हुआ? एम्पेरिकल फार्मूला प्रोवाइड यू अ सिंपल इंफॉर्मेशन दैट इज रेशो बिटवीन एटम्स। ठीक है, क्या बताया मैंने कहा एम्पेरिकल फार्मूला आपको बहुत सिंपल जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और वो इंफॉर्मेशन क्या है? रेशो बिटवीन एटम्स। रेशो बिटवीन एटम्स विद इन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के अंदर जो है एटम्स के दरमियान रेशो क्या है, उस रेशो को हम क्या कहते हैं? उस रेशो को जब हम ड्राइव करते निकालते हैं उस रेशो को हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। ठीक है, समझ में आपको? फिर से जो है मेरे ख्याल में आपको इतना जो है डिटेल समझ में नहीं आया। यहाँ पे एक जो है मैं ट्राई करता हूँ कि मज़ीद थोड़ा सा आपको जो है यहाँ पे मैं समझा दूँ। ये जो फार्मूला निकला है ना, ये बता रहे एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, रेशो का मतलब ही यही है कि मतलब हर एक कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है। इस फार्मूला में हर एक कार्बन के लिए टोटल 6 कार्बन है। ठीक है, टोटल कितने? 6 कार्बन है। हर एक कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन है? इस फार्मूला में हर एक कार्बन के लिए कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, वो उसको हम क्या कहते हैं? वो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। सपोज अगर इसका स्ट्रक्चर मैं बना दूँ ना, इस तरह है, 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है इस तरह। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब जो है ये 6 जो है कार्बन है, हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो इस तरह बनेगा, हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 OH होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 OH होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 OH होगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे 1 OH होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे जो है 1 OH होगा। ठीक है, अब इस फार्मूला को अगर आप देख लेना, जो है हर एक कार्बन के पास 1 वाटर मॉलिक्यूल है, हर एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, ये लास्ट वाले में 1 हाइड्रोजन जो है असल में इसका 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आया है। ठीक है, उसके अपने पॉइंट से फिर जो है आगे जब इस स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करेंगे फिर वहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन कहाँ से आया और इसने अपना 1 हाइड्रोजन इसको दिया किस तरह है। सही, यहाँ तक समझ में आया? तो ये असल में बता रहे कि हर एक कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन अवेलेबल है, और हर एक कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, हर एक कार्बन के लिए 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला बेसिकली गाइड अस दैट व्हाट इज़ द रेशो बिटवीन एटम्स। एटम्स के दरमियान रेशो क्या है, एटम्स के दरमियान जो है रेशो क्या है। रेशो से मुराद ये कि मतलब हर एक एटम के लिए कितना एटम अवेलेबल है, या आपको ये बता रहे कि हर एक एटम के साथ कौन कौन से एटम किस प्रोपोर्शन में किस मकदार में कनेक्ट है। अब जो है ये जो हमें गाइड कर रहे हैं ये बता रहे कि हर एक कार्बन के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल ज्वाइन है, हर एक कार्बन के साथ 1 वाटर मॉलिक्यूल, जिस तरह ये कार्बन 1 OH और हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइन है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला ये चीज़ हमें गाइड करता है। सही है, अभी कोई चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला से निकलता है। सही है, ये जितना भी जो है यहाँ पे इस सेक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मॉलिक्यूल के ही रिलेटेड है। मॉलिक्यूलर फार्मूला, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो है एटम्स के दरमियान हम रेशो निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, जब मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जब उसी फार्मूला में हम एटम्स के दरमियान रेशो निकालते हैं उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ताकि आगे जो है आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, हर एक मॉलिक्यूल का, हर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का आप रेशो नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप जहन में रखें, हर एक मॉलिक्यूल का जो है आप जो है एम्पेरिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते हो। हाँ, हो सकता है, हो भी सकता है,
ये नहीं बता रहा कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, नहीं हो भी सकता है, लेकिन इस लेवल पे जब हम डिस्कस कर रहे हैं जो 9th सेक्शन में है, ठीक है, मतलब 9th ग्रेड की जो लेवल है, इसमें जो है आप ऐसे फार्मूला का एम्पेरिकल फार्मूला निकालते हो जो कि मतलब एक ही टेबल पे परफेक्ट जो है कर सकता है, जिस तरह ये हुआ, ठीक है, मतलब 6 12 6 ये कर सकता है। लेकिन एक और जो है यहाँ पे अगर मैं आपको फार्मूला बता दूँ, जिस तरह HNO3 है, HNO3 का अगर हम रेशियो निकालें ना, ये नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरह जो है अगर जो है आप इसका वाटर मॉलिक्यूल का अगर आप देखें H2O, ये तो खुद सिंपल है, ये तो खुद सिंपल है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मज़ीद नहीं कर सकता ये। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का ये मज़ीद नहीं कर सकता, इसी तरह HCl का ये मज़ीद नहीं कर सकते, इसका जो है आप एम्पेरिकल फार्मूला नहीं निकाल सकते। तो अब इस तरह भी जो है हम कह सकते हैं कि HCl का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पेरिकल फार्मूला भी है। इसी तरह H2O का ये एम्पेरिकल फार्मूला भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, एम्पेरिकल फार्मूला भी है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है आपके लिए? अच्छा, अब जो है ये वाला सेक्शन में यहाँ से मिटा रहा हूँ, जो एम्पेरिकल फार्मूला वाला सेक्शन है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला अभी भी हमें चाहिए, तो उसको जो है यहाँ पे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला से जो है मॉलिक्यूलर मास जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास, अब मॉलिक्यूलर मास क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल का जब हम मास निकालते उसको जो है, जब उसकी जो है वज़न निकालते हैं या मास निकालते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, सही है, हमारे पास जिस तरह C6H12O6 है, ये क्या है? ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। किस चीज़ का मॉलिक्यूल है? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास होगा, उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फार्मूला चाहिए। फार्मूला आपके पास होना चाहिए, फार्मूला नहीं है तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेबल नहीं होगा। तो जो है किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जब आपके पास एटम ही जो है आपको पता ना हो कि मतलब उस मॉलिक्यूल में एटम्स कितने हैं, कौन कौन से एटम है, जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो। तो जो है असल में मॉलिक्यूलर मास क्या है? किसी भी मॉलिक्यूल का जब मास हम कैलकुलेट करते हैं उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किस तरह जो है मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट हो सकता है? वो जो है इस तरह पॉसिबल है कि सबसे पहला जो है आपके पास फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला जब आया, सेकंड आपने क्या करना है, उसमें देखने कौन कौन से एटम शामिल है। इसमें 3 तरह के एटम शामिल है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एटम। एक कार्बन है, हाइड्रोजन है और इसके अलावा ऑक्सीजन है। तो हमने क्या किया? कार्बन को अलग किया, हाइड्रोजन को अलग किया और ऑक्सीजन को अलग किया। अब देखिए कितने कितने कार्बन है, टोटल कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो इसके साथ मैंने 6 लगाया। कितने हाइड्रोजन है? 12 हाइड्रोजन है, तो इसके साथ मैंने 12 लगाया। कितने ऑक्सीजन है? मैंने लगाया 6, ठीक है। सबसे पहले इनका इंडिविजुअल मास निकालेंगे। इंडिविजुअल मास से मुराद ये है कि एक कार्बन का एटॉमिक मास क्या है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है। जिसको एटॉमिक मास और जो है एटॉमिक नंबर के बारे में पता नहीं है, इससे पहला वाला लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 7 में मैं आपको बता चुका हूँ कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर किस तरह हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो वाला लेक्चर आप देख लें। एक कार्बन का एटॉमिक मास है 12, ठीक है, मतलब एक कार्बन का मास क्या है? वो है 12, लेकिन कितने कार्बन है? 6, तो इसको हम मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। एक हाइड्रोजन का मास हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोजन का मास है जो है 1, इसको मल्टीप्लाई बाय 12 करेंगे। अब यहाँ पे आप कन्फ्यूजन नहीं करें, ठीक है, दोबारा एक बार बताता हूँ। 6 कार्बन है, एक कार्बन का मास है 12, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 के साथ। एक हाइड्रोजन का मास है 1, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 12 के साथ। अब एक ऑक्सीजन का मास हमारे पास है 16, तो टोटल कितने ऑक्सीजन है? 6। इसका जो है वैल्यू आप निकालें, इसका वैल्यू निकालें, इसका वैल्यू निकालें। 6 को 12 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 12 6 6 2 ज़ा 12 और यहाँ पे 6 1 ज़ा 6 और ये 72, मतलब इसका जो है मास आया 72, ठीक है। और इसी तरह जो है ये 12 हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाई 12, ये 12 होता आएगा। 6 जो है हमारे पास ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन का मास क्या है? 16 है। तो जो है अगर हम 6 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 ज़ा 36 होगा, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, 6 इधर आया और 3 इधर, 6 1 ज़ा 6 और जो है 7 8 9, तो क्या हुआ? 96 हुआ, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास 96 आया। अब जो है सबको आप प्लस करो, 2 + 2 4 और 4 + 6 क्या हुआ? 10 हुआ।
तो 0 यहाँ पे आया और 1 यहाँ पे कैरी हुआ। 7 + 1 8 और 8 + 9 जो है क्या हुआ, या फिर जो है इस तरह आप कह सकते हो 7 8 9 7 8 9 9 + 9 क्या हुआ 18 हुआ। ठीक है, तो 180 आया। तो ये जो 180 है ये हमारे पास क्या है, इसका मास है। लेकिन आपने देखा है ना, जब भी जो है हम क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं या क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करते हैं, दो चीज़ हमें चाहिए, एक यूनिट चाहिए, एक जो है हमारे पास उसका मिक़दार चाहिए। तो यहाँ पे मिक़दार तो है लेकिन यूनिट नहीं है। अब जो है यहाँ पे जो यूनिट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो है AMU। इससे पिछला वाला लेक्चर में इसको हम पढ़ चुके कि AMU क्या है असल में। ठीक है, तो इसका मास आया 180 AMU। AMU असल में जो है एक तरह का यूनिट है कि जो है हम एटॉमिक स्केल में हम इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप दुकान में जाके मतलब कोई चीज़ ख़रीदते हो तो जो है जो बैलेंस है या जो तराजू है, ठीक है, उसके एक साइड पे वो वज़न रखते हैं और जो सामान ले रहे हो उसका जो है आप वज़न किसके रिलेटिव कर रहे हो, उस वज़न के रिलेटेड। ठीक है, सपोज़ मतलब जो है आपने एक बैलेंस आपने देखा होगा, सपोज़ मतलब यहाँ पे ये बैलेंस है। ठीक है, जो सामान आपने लिया वो इस साइड पे रखा जाता है। ठीक है, और जो वज़न है मतलब वो इस साइड पे है, स्टैंडर्ड वज़न है। सपोज़ ये 1 kg है। अब हमें किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे 1 kg हुआ है, यहाँ पे 1 kg में किस तरह पता चलेगा, इसके रिलेटेड हम देखेंगे ना। जब ये दोनों मतलब बैलेंस होगा तो हम कहेंगे कि ये आपका सामान 1 kg के बराबर है। ठीक है, इसी तरह जो है एटम का भी जो है वज़न हमें चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटा है। ठीक है, जो एटम का मास है या फिर मॉलिक्यूल के मास है वो बहुत छोटे होते हैं, तो उसके लिए हम kg या फिर जो है बड़े बड़े यूनिट हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, जिसकी वजह से हमने क्या इस्तेमाल किया, AMU। और AMU काफ़ी ज़्यादा छोटा यूनिट है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा छोटा यूनिट है। AMU किसके बराबर है, एक कार्बन का। सपोज़ एक कार्बन का मास आपने निकाला, फिर उस मास को आपने डिवाइड किया किस चीज़ पे, 12 पे। ठीक है, कार्बन का एक मास जब हम डिवाइड करते हैं 12 पे, जो एक हिस्सा हमारे पास आता है 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन इज कॉल्ड 1 AMU। ठीक है, ये अपने लिए नोट करें, लिख लें। मैंने क्या कहा, 12th पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन। एक कार्बन का मास निकाला और उस मास को हमने 12 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा हमारे पास क्या आया, AMU। ठीक है, तो जो वैल्यू आए 100 AMU, इसका मतलब ये है 180 गुना जो है क्या है, 180 गुना जो है हमारे पास AMU के बराबर। या आप इस तरह कह सकते हो कि 180 AMU मतलब 180 पार्ट ऑफ कार्बन के बराबर है क्या, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 180 जो है मतलब क्या है, पार्ट ऑफ कार्बन के बराबर है। सपोज़ आपने मास निकाला कार्बन का। ठीक है, ये कार्बन है, इसका मास निकाला और इस मास को जब हम डिवाइड बाई 12 करेंगे ना, वो जो आंसर आएगा वो हमारे पास AMU के बराबर आएगा, उसको हम कहते हैं AMU। यहाँ तक समझ में आया, समझ में आया। अच्छा, ये एटॉमिक जो है मॉलिक्यूलर मास हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चले एक और एग्जांपल यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। सपोज हमारे पास है HNO3 का। सबसे पहले फार्मूला आया, फार्मूला के बाद एटम को आप अलग करो, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। कितने हाइड्रोजन है, 1 है। कितने नाइट्रोजन है, 1 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है। वहाँ से जो है साथ साथ जब हम ये बार बार रिपीट करेंगे एग्जांपल ना, फिर जो है आपको मासेस भी आप मेमोराइज कर सकते हो उसको। ठीक है, या फिर जो आपके जहन में रहेगा वो। एक हाइड्रोजन है तो ये रहा, हाइड्रोजन का मास 1 था। नाइट्रोजन का मास क्या है, नाइट्रोजन का मास है 14। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपके लिए रिपीट करता हूँ। मास यहाँ पे ये मास क्या है, ये है असल में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और उस चीज़ को हम लिख रहे हैं, मतलब आपको प्रोटॉन की भी तादाद पता हो और न्यूट्रॉन की तादाद पता हो, जब आप उसको प्लस करेंगे ना तो जो है क्या आएगा, एटॉमिक मास के बराबर। एक ऑक्सीजन का 16 है। ठीक है, और इसको हमने जो है मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो ये 1 आया, ये 14 आया। 3 मल्टीप्लाई बाई 16 क्या है, 6 3 हमारे पास 18 हुआ, 8 यहाँ पे हुआ और 1 यहाँ पे। 3 1 3 और 4 48 हुआ, ये 48 पूरा प्लस करो, 8 + 4 हुआ 12, ये 2 और 1 यहाँ पे 4 5 6 7, तो क्या हुआ 72 हुआ।
पूरा जो है हमारे पास, हाँ इसको पूरा हमने प्लस किया ना, 8 + 4 हमारे पास ये 12 आया, 2 इधर 1 इधर, और पूरा जो है 4 5 6 7, तो ये 72 क्या AMU, तो इसका जो है ये मॉलिक्यूलर मास निकल गया। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ। जिस तरह हमारे पास है HCl, एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का क्या है 35 है, तो 35 + 1 क्या हुआ 36 AMU। तो जो है क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास क्या है 36 है। अब एक और मास जो है आपको मोस्टली देखने को मिलता है वो है हमारे पास जो है मोलर मास। ठीक है, बहुत बड़ा जो है, बड़ा नहीं सॉरी, बहुत माइनर डिफरेंसेस में। ठीक है, एक है मोलर मास, एक है मोलर मास और एक है मॉलिक्यूलर मास। दोनों में क्या डिफरेंस है? तरीका दोनों का कैलकुलेशन का सेम है। जिस तरह हमने जो है मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट किया, मोलर मास भी उसी तरह कैलकुलेट होता है, लेकिन जो यूनिट हम लगा रहे हैं ना AMU, इस यूनिट की जगह पे क्या यूनिट आता है, ग्राम पर मोल का यूनिट आता है। यहाँ पे भी जो यूनिट है वो क्या है, ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर मास है और मोलर मास में बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, कॉन्सेप्ट में अच्छा खासा डिफरेंस है। ठीक है, जब जो कैलकुलेशन की बात है, कैलकुलेशन के हद तक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें बहुत माइनर डिफरेंस है। और वो माइनर डिफरेंस क्या है कि जो है मोलर मास में जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो ग्राम पर मोल है, और जो मॉलिक्यूलर मास में हम यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो यूनिट है AMU का, एटॉमिक मास यूनिट का। ठीक है, तो इस लेक्चर में जो है हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और मोलर के मास के बारे में हमने पढ़ा। सही है, होप कि आपको जो है समझ आ गया होगा ये लेक्चर। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और जितना जल्दी हो सकता है मैं आपको दोबारा रिप्लाई बैक करूँगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो जो है इंशाल्लाह उस क्वेश्चन पे हम एक नया लेक्चर जो है वो करेंगे। सही है, क्लियर है सबके लिए? होप कि क्लियर हो गया होगा आपके लिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।